पुलवामा की शहादत का बदला पूरा हुआ और अब अगर पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया तो बात आगे तक जा सकती है। भारतीय वायुसेना ने 12 मिराज 2000 विमानों ने तड़के लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर पाकिस्तान के बालाकोट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश के आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना के इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। जैश मोहम्मद का कमांडर मसूद अजहर का रिश्तेदार भी यहां मारा गया है और इसी के चलते आज हमने देखा कि हमले का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। 4 दिनों की तेजी के बाद हमने बाजार में आज फिर से गिरावट हावी होते हुए देखी। दरअसल वायुसेना की कार्रवाई के बाद बाजार में दबाव बना, लेकिन फिर हमने देखा कि निचले स्तरों से रिकवरी भी आई है। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से करीब 250 अंक सुधरा और निफ्टी भी लगभग 100 अंकों की रिकवरी लेकर आज बंद हुआ है। सेंसेक्स आज क्लोजिंग के वक्त करीब 240 अंक कमजोर हुआ, तो वहीं निफ्टी की बात करें 45 अंकों की गिरावट के साथ 10,850 के नीचे जाके ये बंद हुआ है। रियल्टी शेयरों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली हमने देखी है, लेकिन ऑटो और तेल एंड गैस शेयरों में हल्की खरीदारी का आलम भी रहा है। लेकिन अब कल का दिन किस लिहाज से बाजार के लिए अहम है और किस तरह की उम्मीद लगाई जाए, ट्रिगर्स क्या ढूंढेगा बाजार, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वरुण, अब बाजार का फोकस कल कहां होगा, बताएं। देखिए, तो आज तो भारतीय बाजारों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स ने जो जैश के अड्डों पे कार्रवाई की है उसका इम्पैक्ट देखने मिला और पूरे दिन हमने देखा कि दोनों देशों की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी स्टेटमेंट दोनों देशों की तरफ से निकल के आते हैं तो ये बाजार पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो याद रखें कि काफ़ी सारे बैंक्स हैं, उनकी बोर्ड बैठक शुरू है गवर्नमेंट को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के लिए। कल इलाहाबाद बैंक और सिंडिकेट बैंक की बोर्ड बैठक है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सरकार को करने के लिए। तो ये 2 बैंक है जिस पे आपको नज़र रखनी है। टाटा मेटालिक्स, इस कंपनी की कल बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग के लिए, तो इस स्टॉक पे भी नज़र रखें। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज अपने नतीजे घोषित करेगी जिसमें कि मर्क और रेन इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर शामिल है। तो ये 2 काउंटर आपके रडार पर रहने चाहिए। एनएमडीसी का जो 1000 करोड़ का बायबैक था वो कल बंद होने वाला है और मन्नापुरम फाइनेंस का जो एनसीडी इशू था वो भी कल बंद होने वाला है। तो इन 2 स्टॉक्स पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इंटरनेशनली बात करें तो याद रखें कि यूएस में जो ट्रेड टॉक्स है उसको लेके बातें चल रही है चाइना के साथ, तो वहाँ से अगर कुछ भी निकल के आता है तो ये बाजारों पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है। साथ ही साथ यूके में आज पार्लियामेंट में थेरेसा मे जो है वो अपने ब्रेक्सिट का स्टेटमेंट रखने वाली है। हालांकि इसके ऊपर पार्लियामेंट डिबेट जो है वो कल होने वाली है, लेकिन आज वो स्टेटमेंट रखेंगी। तो वहाँ से भी अगर कुछ भी निकल के आता है तो इस पे आपको खास नज़र रखनी होगी। तो कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी है और काफ़ी सारे डोमेस्टिक इवेंट्स है, कुछ कंपनीज रिलेटेड, और खासकर ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है यहाँ से अगर कुछ भी निकल के आता है तो इस पे बाजार का काफ़ी ज़्यादा असर होगा। तो इन स्टेटमेंट्स पे अपनी नज़र बनाए रखें। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण तमाम डिटेल्स के लिए। और चलिए बाजार की कल की तैयारी के लिए हमारे साथ आज शो में जुड़ गए हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। गुड इवनिंग मयूरेश, स्वागत है आपका। तो बाजार ने आज शुरुआत में तो गिरावट देखी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के खबर के बाद जो गिरावट आई कारोबार के सेशन के दौरान हमने उसको रिकवर तो किया है। कहीं ना कहीं क्या आप कहेंगे कि बाजार ने इस स्ट्राइक को अपनी स्ट्राइड में लिया है? इवनिंग कविता, बिल्कुल। आई थिंक जो एक मार्केट्स की इनिशियल नीजक रिएक्शन थी और जैसे बाजार ने मैच्योरली रिएक्ट किया दोपहर तक, मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी हद तक अपने स्ट्राइड में ले लिया। और आई थिंक बाजार को आई थिंक एक एहसास भी होने लगा, क्योंकि जैसे स्टेटमेंट्स टू एंड फ्रो आ रहे थे इवन पाकिस्तानी साइड से, और जैसे इंडियन स्टेटमेंट्स भी आए जो एक क्लियर डायरेक्शन दे रहे थे कि इट वाज सपोज टू बी अ प्रीएम्प्टिव सर्जिकल स्ट्राइक टेररिस्ट कैंप्स पे। आई थिंक ये बहुत स्पष्ट करता है कि इंडिया इंटेंट क्या थी, एंड पाकिस्तान हैज प्रॉब्ली गॉट कॉर्नर्ड। सो पॉलिटिकली आई थिंक एक डिप्लोमेसी फ्रंट पे बिकॉज ऑफ अदर नेशंस प्रॉब्ली अपोजिंग द टेररिस्ट मूव्स, और दूसरा आई थिंक उनकी आर्थिक परिस्थिति भी इतनी कुछ खास है ही नहीं इस टाइम पे। तो मुझे लगता है आई थिंक इंडिया का एक अपर हैंड है। आई थिंक जो स्ट्रीट को फेयर है ये फुल ब्लोन एस्केलेशन हो के वॉर में ना बदलाव किया जाए। आई थिंक वन रियली नीड्स टू वेट आउट फॉर दैट, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक नीजक रिएक्शन दी थी और जो एक रिस्पाइट मार्केट्स को मिला था, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स हैव डाइजेस्टेड द फैक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड टुडे। बिल्कुल। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर तो बाजार की नजर रहेगी, लेकिन ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं मयूरेश जो कल काफी हद तक इम्पैक्ट करेंगे। बाजार का फोकस कैसे होगा और रिएक्ट हम कैसे बाजार को करता हुआ देखेंगे? 2 अहम मुद्दे जैसे वरुण ने भी रेज किए। पहला अहम मुद्दा यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेके है।
तो कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ भी रेजोल्यूशन अगर बाहर निकल के आता है ऑन अ पॉजिटिव नोट, मेरे ख्याल से आई थिंक द मार्केट्स विल रिएक्ट पॉजिटिवली। जो पिछले हफ्ते मैंने देखा था कि शांघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स उछला था जस्ट ऑन द न्यूज कि शायद डिले करें और देयर माइट बी सम पॉजिटिव न्यूज कमिंग थ्रू। आई थिंक कुछ भी पॉजिटिव ये एंगल से आता है और जो मुझे लगता है आ सकता है, तो आई थिंक एक अहम सपोर्ट आता है ग्लोबल मार्केट से विच वुड सपोर्ट द इंडियन मार्केट्स एज वेल। और दूसरा आई थिंक जो ब्रेक्सिट रिलेटेड आई थिंक वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाएगा अगले कुछ दिनों में, मुझे लगता है आई थिंक जो डिबेट होगा उनके पार्लियामेंट में, आई थिंक वो भी एक अहम मुद्दा होगा क्योंकि हार्ड लैंडिंग एक मार्केट्स के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी एक संकेत होगा इन टर्म्स ऑफ हाउ नॉट ओनली द इक्विटी मार्केट बट करेंसी मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, स्पेशली यूरो, डॉलर एंड इमर्जिंग करेंसीज। तो मुझे लगता है यस, आई थिंक ये दो डेवलपमेंट्स अहम मुद्दे होंगे, बट कुछ भी पॉजिटिव निकल के आता है तो मुझे लगता है आई थिंक रिस्क ऑन मार्केट्स, इक्विटीज और करेंसीज, आई थिंक दोनों पे एक प्रभाव दिखेगा ऑन अ पॉजिटिव नोट। मयूरेश, 10,750 के अहम लेवल के नीचे बाजार आज गया है। अब ये बताएं कि इतने दिनों की रैली के बाद आपको लगता है कि बाजार फिर से एक उच्चतम स्तर टच करने की कोशिश करेगा? तो जितने डोमेस्टिक मुद्दे हैं आज जो हुआ और जो ग्लोबल इवेंट्स की हम बात कर रहे थे, आई थिंक एक सम ऑफ मूविंग पार्ट से अगले कुछ दिनों और हफ्तों के लिए, बट जैसे आई थिंक एक एक चीजें ये क्लियर होती जाएंगी, ब्रेक्सिट का वोट ऑन अकाउंट, द रेजोल्यूशन ऑन द यूएस चाइना ट्रेड टैरिफ डिस्प्यूट, और जहां तक आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का सवाल रहा है, आई थिंक एज थिंग्स सेटल डाउन जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक होना चाहिए, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट शुड फॉर्म अ बेस। सो आई थिंक जो एक मार्केट रेंज में था और एक वॉलेटाइल था, शायद एक अपर साइड ऑफ द रेंज में शायद मार्केट निकल जा सकता है। आई थिंक इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी बिल्कुल रह सकती है क्योंकि कुछ महीनों बाद आई थिंक जनरल इलेक्शंस हैं, बट तब तक मुझे लगता है आई थिंक एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ मार्केट शायद हायर एंड पे ही ट्रेड करे। लेकिन अब इलेक्शंस को लेके बाजार क्या एंटिसिपेट करेगा, स्पेशली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद? नहीं, तो आई थिंक माहौल बाजार का आई थिंक काफी हद तक बदल सकता है। दूसरी चीज आई थिंक जो एक बेस के सिनेरियो हम पोल से समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक एनडीए गवर्नमेंट विथ अलायंसेज एट द सेंटर, तो आई थिंक ये एक बेस के सिनेरियो बिल्कुल वर्क किया जा रहा है। पर अगर ये सेंटिमेंट्स बदलती है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की तरफ, मेरे को लगता है आई थिंक बाजार विल टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि बाजार को एक क्लियर मैंडेट चाहिए पोस्ट इलेक्शन। आई थिंक दे वांट अ स्ट्रांग पार्टी एट द सेंटर विथ अ गुड अलायंस। सो आई थिंक एक स्ट्रांग स्टेबल गवर्नमेंट, और अगर ये बाजार को मिलता है इन द एग्जिस्टिंग फॉर्म दैट इट इज, अगर बीजेपी वापस आती है अलॉन्ग विथ द एनडीए सपोर्ट, तो आई थिंक द मार्केट्स विल probably continue the bull run that it has carried, but ये broader based bull run होगा जो हम अब तक सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में देख रहे थे। और थोड़ा सा हम कच्चे तेल का भी जिक्र करते हैं, जहां पर ओपेक ने शायद ट्रंप के प्रेशर को दरकिनार किया हुआ है और इसी के चलते हमने देखा है कि कीमतों में थोड़ा सा उछाल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट एक बार फिर से जो है $66 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से ट्रंप ने भी कहा था कि ओपेक को प्राइस हाइक के ऊपर एक चेतावनी भी दी थी और कहा था कि शायद ये बाजार को पसंद नहीं आए, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अब कीमतें हमने गिरावट देखी, लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई कच्चे तेल की चाल में, लेकिन अब एक बाउंस बैक आ रहा है? नहीं, शायद एक रेंज में ही रहे कविता वापस क्रूड, क्योंकि जैसे हम एक माहौल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर कैन कम थ्रू ऑफ ओपेक कट्स, ईरान सैंक्शंस, आई थिंक वो जेस्टेट हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक जो यूएस शेल है वहां पे आई थिंक प्रोडक्शन नंबर्स हैं, जो रिग काउंट्स हैं, जो हम वीकली और मंथली बेसिस पे एक अहम मुद्दे से ट्रैक करते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक दोज एस्पेक्ट्स शुड पॉजिटिवली लेंड सपोर्ट। तो आई थिंक जैसे प्रोडक्शन नंबर्स आई थिंक यूएस शेल आउटपुट से बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट ग्लट इन ग्लोबल ऑयल सप्लाई एक ऑफसेट करेगा द कट्स बाय ओपेक का, तो शायद एक सेंटिमेंटल बाउंस देखने मिले क्रूड में। बट आई थिंक क्रूड मॉपली इज गोइंग टू प्रॉब्ली स्टे इन अ वेरी टाइट रेंज, $60 से $70 के रेंज में रहेगा, जो आई थिंक ग्लोबल बाजार और ग्लोबल इक्विटी मार्केट शायद जेस्टेट कर ले। रियल एस्टेट में आज हमने दबाव देखा, थोड़ा सा बिकवाली का रुझान था यहाँ पर। जिस तरह से जीएसटी काउंसिल ने फैसले लिए हैं, क्या उसको देखने के बाद आपको लगता है कि अब कोई रणनीति किसी को इनिशिएट करनी हो, अगर निवेश का नजरिया हो, तो ये सही समय है? नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक जो उभर के आया जीएसटी एट 5% फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जितने मैनेजमेंट्स को मैंने सुना ऑन योर चैनल एज वेल, कहीं ना कहीं आई थिंक यही दर्शा रहे थे कि बाकी के जो आइटम है जो 18%, 28% के स्लैब में है, वहां पे उनको बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता। सो फ्रॉम अ डेवलपर परस्पेक्टिव, इवन इफ जीएसटी रेट्स आर कट डाउन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, शायद एक पास थ्रू इफेक्ट इनको मिलता नहीं है।
और वो क्लियरली दर्शा जाएगा इन टर्म्स ऑफ देयर कैश फ्लोज. आई थिंक द ओनली बेनिफिशियल इम्पैक्ट प्रॉब्ली कम्स इन फॉर द कंज्यूमर्स इन द अफोर्डेबल सेगमेंट, क्योंकि वहां पे जीएसटी दरें आई थिंक 1% की गई है एंड द वैल्यू ऑल्सो हैज प्रॉब्ली इंक्रीज एंड द एरिया इज ऑल्सो प्रॉब्ली इंक्रीज. तो आई थिंक जो चुनिंदा डेवलपर्स हैं वो आर प्रॉब्ली लुकिंग एट अफोर्डेबल हाउसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो एक मेजर चंक आ सकता है यहाँ से आई थिंक उनको बेनिफिट मिलेगा. बट आई थिंक काफी कम डेवलपर्स हैं और प्रॉब्ली एग्जीक्यूटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग एट सच अ लार्ज स्केल. तो मुझे लगता है एक न्यूट्रल सा कॉल होगा फॉर लिस्टेड डेवलपर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कंज्यूमर्स विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम द मूव दैट हैज बीन टेकन. आज बाजार बंद होने के बाद भी कुछ अहम खबरें आई हैं, वो भी बता देते हैं दर्शकों को. अप्रैल और जनवरी में वित्तीय घाटा 7.7 लाख करोड़ रहा है, यानी वित्तीय घाटा इस वित्त वर्ष के लक्ष्य का लगभग 121.5% पर पहुंच गया है. वहीं राजस्व घाटा की अगर हम बात करें तो 4.8 लाख करोड़ से बढ़कर 5.9 लाख करोड़ पर यह पहुंचा है. आपको बता दें कि बजट के दौरान सरकार ने वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.4% तक का दिया था. मयूरेश, आप इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? नहीं, फॉर दिस कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें कविता, तो आई थिंक इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि आई थिंक थोड़ा स्लिपेज डेफिनेटली आएगा. जैसे वित्त मंत्री ने भी बताया 3.4% का आंकड़ा शायद ये वित्त वर्ष के लिए आ सकता है. बट आई थिंक जो गवर्नमेंट मेहनत कर रही है एट द फैग एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, ईटीएफ जैसे रेस कर रही है, सीपीएसई फंड जैसे आया, डिवेस्टमेंट जैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक 3.4% शुड प्रॉब्ली गेट curtailed. आई थिंक अगले वर्ष का जो टारगेट होगा वो बहुत अहम होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ द अनाउंस ग्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स बीइंग मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ द रोड मैप. तो शायद आई थिंक आप जो फिगर्स देखेंगे, आई थिंक इफ यू एडजस्ट दैट इवन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि आई थिंक जो इनकम टैक्स कलेक्शंस होते हैं स्पेसिफिकली जैन, फेब और मार्च माह के लिए, आई थिंक वहां पे एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट भी देखने मिलती है, और जीएसटी के कलेक्शंस में भी आई थिंक हमने अच्छा सुधार देखा है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक द मार्केट्स विल टेक दैट इन देयर स्ट्राइड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड आई थिंक द नेक्स्ट ईयर्स ग्रॉस बोरोइंग फिगर एंड द फिस्कल डेफिसिट फिगर विल बी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज अ होल. मयूरेश, पीसीए की सूची में से 3 बैंकों को यहाँ राहत मिली है. आरबीआई ने आपको बता दें कॉर्पोरेशन, धनलक्ष्मी, इलाहाबाद बैंक को राहत दे दी है. इन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की सूची से बाहर निकाल दिया गया है. कितना बड़ा पॉजिटिव आप इसे देखते हैं? सेंटिमेंटली तो रिएक्ट करेंगे स्टॉक्स कविता, बट वापस आई थिंक अहम मुद्दा आता है कि इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये कैसे होता है. क्योंकि वंस आई थिंक द फंड्स कम थ्रू, आई थिंक यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू राइट ऑफ योर नेट एनपीएज, और कहीं ना कहीं आप एक प्रोविजनिंग बढ़ा देते हैं. बट आई थिंक कोर परफॉर्मेंस जो होता है एडवांसेस ग्रोथ को लेके, कासा क्रीशन को लेके, आपका जो आई थिंक एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ रिटेल एडवांसेस, स्लिपेजेस को कम करना और पीसीआर ऊपर लेके जाना, आई थिंक ये मुद्दे बहुत अहम होंगे. और ये सारे सरकारी बैंक्स आई थिंक शायद स्ट्रगल करे एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स. रिकवरी और अपग्रेड शायद तगड़े देखने मिले हैं, बट कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी इन नंबर्स इज व्हाट इज लैकिंग. तो आई थिंक बहुत चुनिंदा रहूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑन द पीएसयू स्पेस, बट फेवर अभी भी आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही करूंगा. चलिए, एक और अहम खबर बता दें, कल मैक्स इंडिया पर फोकस रहेगा. दरअसल मैक्स पुपा हेल्थ में पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए मंजूरी यहां मिल गई है और पूरी हिस्सेदारी लगभग 510 करोड़ रुपए में बेची जाएगी, और ये प्रक्रिया वित्त वर्ष 2020 तक पूरी होने की उम्मीद है. लेकिन निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर अगर हम रुख करें, जो हमारे जानकार लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें से स्वाति होतकर की रणनीति पेश करेंगे. सबसे पहले खरीदारी की सलाह है, 10,770 का स्टॉप लॉस है, 10,900 का टारगेट रेकमेंड कर रही हैं. मनीष शर्मा की सलाह बिकवाली की है, 10,870 का स्टॉप लॉस है, 10,700 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं. श्रीकांत चौहान खरीदारी की सलाह देते हुए 10,750 का स्टॉप लॉस और 10,950 का टारगेट आपको दे रहे हैं. टेक्निकल चार्ट्स में खरीदारी की सलाह एके प्रभाकर की साइंट में, और 620 का स्टॉप लॉस और 650 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं. डेरिवेटिव्स में आज चंदन तपाड़िया लेकर आए हैं खरीदारी की सलाह येस बैंक में, 225 का स्टॉप लॉस है, टारगेट होगा 240 का. चलिए अब रुक करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर. ऑलराइट मयूरेश, वैल्यू पिक क्या है आपकी आज की? कविता, जो स्टॉक मैंने चुना हुआ है चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड एक एनबीएफसी कंपनी है, और जैसे इसका परफॉर्मेंस रहा है स्पेसिफिकली आई थिंक पिछले तिमाही में काफी एनकरेजिंग परफॉर्मेंस रहा था. जो डिसबर्समेंट्स ग्रोथ की बात करें तो 13% डिसबर्समेंट्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई थी, जिसमें आई थिंक जो एलसीवी रिलेटेड डिसबर्समेंट्स ग्रोथ एट 11%,
आई थिंक एक बहुत बड़ा ट्रिगर और अहम मुद्दा था इनके परफॉर्मेंस पे मोहर लगाने के लिए। दूसरा आई थिंक जो इनका 3 व्हीलर्स का परफॉर्मेंस था, आई थिंक दैट वाज इक्वली कमेंडेबल। और जो इसका होम इक्विटी, जो इक्विटी मॉर्गेजेस का परफॉर्मेंस था, दैट इंप्रूव्ड बाय 19%। तो एक ओवरऑल पैकेज के हिसाब से मैं अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 29-30% AUM ग्रोथ देखने मिली। जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल रहा है, आई थिंक जो GNPAs नेट NPAs थे, they came in at 2.7 and 1.5% रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट देखा, तो जहाँ पे आई थिंक एक पूरी यूनिवर्स की स्टॉक्स NBFC में आई थिंक स्ट्रगल कर रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिस्बर्समेंट, बोरोइंग, फंडिंग रिलेटेड इश्यूज और एसेट क्वालिटी इश्यूज। आई थिंक चोलामंडलम इज प्रॉब्ली नॉट इन दैट सेम लीग। तीसरा, अगर हम इनकी निम्स की बात करें 7.1%, आई थिंक काफी कमेंडेबल थे। और हालांकि आई थिंक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग माइट मूव अप, क्योंकि इनकी बैंक बोरोइंग्स 45% के आसपास हैं। देयर इज अ डिवेंचर पार्ट एज वेल ऑफ ऑलमोस्ट 25%। बट अच्छी बात यही है कि जो कमर्शियल पेपर का इनका एक्सपोजर है वो सिर्फ 10% है इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल बोरोइंग। इसलिए आई थिंक कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ी सी ऊपर बिल्कुल जा सकती है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक पास थ्रू एलिमेंट की वजह से निम्स और स्प्रेड शायद ये लेवल्स के आसपास मेंटेन कर पाए। चौथा, आई थिंक इनके जो दूसरे रेशियोज हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 36% के आसपास है, प्रोविजन कवरेज रेशियो 44% के आसपास है, जो एक बहुत इंकरेजिंग साइन देते हैं। और जहां तक आई थिंक बैलेंस शीट ग्रोथ का सवाल रहा, तो आई थिंक द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी होपफुल कि AUM ग्रोथ 20% के आसपास ग्रो करेंगे, जो हिस्टोरिकली दे हैव ग्रोन एट 25%। तो अगर 20% भी ग्रो करते हैं इन अ वेरी टफ लिक्विडिटी एनवायरनमेंट, मुझे लगता है कमेंडेबल साइन है। जो ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट्स है इनके, जो ROAs इज अराउंड 2.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 21% के आसपास है, एंड रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इज समवेयर द मैनेजमेंट इज पेगिंग एट 3.8 to 4%। जहां तक वैल्यूएशंस का सवाल रहा, even if one assumes on a price to adjusted book basis that the stock trades a little bit above 3.5 times, मुझे लगता है बिकॉज ऑफ अ वेरी स्टेबल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एट प्लेस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं है, एसेट क्वालिटी के प्रेशर शायद बैलेंस शीट पे दिख नहीं रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो, स्पेसिफिकली रिटर्न ऑन एसेट्स, ये कंपनी काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है इन दिस इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो मुझे लगता है हर एक डिक्लाइन पे आए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली लुक एट दिस स्टॉक फॉर द टारगेट मेंशन्ड ऑन दिस। ऑलराइट, 15 से 18 महीने का आप समय दे रहे हैं और 1610 का टारगेट। चोलामंडलम फाइनेंस आपका आज का वैल्यू पिक है। चलिए अब देते हैं आपके सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। और पहला सवाल वेदांता पर पूछ रहे हैं दिल्ली से PK चोपड़ा, और मयूरेश, इनकी खरीदारी 214 के लेवल पर है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे आई थिंक इसकी पोजीशनिंग है आज की तारीख में, बोथ इन टर्म्स ऑफ realizations that one can expect across different metals that it produces, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वेदांता का, आई थिंक एक बहुत बड़े बेनिफिशियल पोजीशन में इसको रखता है। कहीं ना कहीं आई थिंक इश्यूज रेज हुए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, बट मुझे लगता है आई थिंक मैनेजमेंट ने शायद स्पष्टता दी है, जो आई थिंक नंबर्स में शायद रिफ्लेक्ट होगी। सो आई थिंक नंबर्स विल डू द टॉकिंग फॉर वेदांता, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कर्नाटका से प्रसन्ना पाटिल का सवाल डेल्टा कॉप पे है और 275 इनकी बाइंग प्राइस है स्टॉक में। तो हालात थोड़ी ऊपर के लेवल पे है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जो पोजीशनिंग है डेल्टा कॉप की स्पेसिफिकली, आई थिंक अगर हम अज्यूम करें कि जो न्यू कसिनो पॉलिसी आ सकती है, आई थिंक ये फेवर शायद करेंगे फॉर लार्ज ऑपरेटर लाइक डेल्टा। आज के तारीख में आई थिंक जो फीस भरनी पड़ती है, आई थिंक ऑनशोर ऑपरेटर्स के लिए, आई थिंक काफी आई थिंक कसिनोज जो लैंड बेस्ड है ये शायद बंद करने पड़ रहे हैं ऑन अ स्मॉल स्केल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो फुटफॉल्स हैं बोथ लैंड बेस्ड कसिनोज को लेके और जो इनकी डेल्टन है जो ऑफशोर कसिनो है वहां पे सुधार देखने मिला है। दूसरा आई थिंक जो एक कार्ड पेमेंट्स का सिलसिला है, आई थिंक वहां पे एक जबरदस्त बढ़ोतरी हमने देखी है, तो जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो अच्छे खासे कम हो गए हैं। और तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, मुझे लगता है आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस है और जो अर्निंग्स पोटेंशियल है शायद तगड़ी रह सकती है। तो अगर एक लंबा नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। ऑलराइट, आगरा से विजय अग्रवाल का सवाल RCF पर है और इन्होंने 72 के भाव पे खरीदारी कर रखी है मयूरेश। तो कहीं ना कहीं वापस थोड़े ऊंचे भाव पे है, बट अगर हम एग्रो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का एक प्रभाव देखे जस्ट बिफोर मानसून, आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही होती है कि अगर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून अच्छा रहा तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड प्रॉब्ली बेनिफिट फर्टिलाइजर कंपनीज, जो इंटीग्रेटेड कंपनीज होती हैं और जो इनके एक अनलॉक स्टोरी हो सकती है बिकॉज ऑफ द लैंड दैट दे पोजेस इन अ सेंट्रल एरिया लाइक चेंबूर इन मुंबई, आई थिंक काफी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। देयर इज वैल्यू अनलॉक पोटेंशियल दैट कैन गेट डिराइव फ्रॉम दिस नॉन कोर एसेट सेल। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना। ऑलराइट मयूरेश, हम शो को यहीं समाप्त करेंगे। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप?
कविता बिल्कुल, जो आई थिंक स्टॉक्स की हमने चर्चा की, मेरी या मेरी फैमिली की किसी की होल्डिंग नहीं है, बट ये सारे स्टॉक्स हमने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए होंगे, और जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ये शो पे, आई थिंक वी आर होल्डिंग दी स्टॉक्स इन आवर फंड्स। धन्यवाद मयूरेश, समय निकालकर तमाम सवालों के जवाब आज देने के लिए। कल का बाजार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।